नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। हम इस युद्ध की शुरुआत, इसके कारण और इसके वैश्विक भारतीय प्रभाव और अंत में भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, रूस का यूक्रेन पर हमला, इसका एक संक्षिप्त इतिहास पहले देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद नया नहीं है, इसके जड़ें कई दशकें पुरानी हैं। लेकिन 24 फरवरी 2022 का दिन इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले की तैयारी रूस लंबे समय से कर रहा था और इसके पीछे कई जटिल कारण थे। सबसे पहला कारण क्रीमिया का विवाद। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित रहा और इसे यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया। रूस का यह तर्क था कि क्रीमिया में रहने वाले अधिकतर लोग रूसी मूल के हैं और वे रूस में शामिल होना चाहते हैं। इस घटना ने रूस यूक्रेन संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया। दूसरा जो कारण था वो नाटो की सदस्यता की चिंता। रूस की नज़र में यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर झुकाव और नाटो में उसकी संभावित सदस्यता का एक बड़ा खतरा था। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक ऐसे सैन्य संगठन है जिसमें अधिकांश पश्चिमी देश शामिल हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता तो रूस की पश्चिमी सीमा पर नाटो की उपस्थिति बढ़ जाती, जिससे रूस की सुरक्षा चिंताएं और भी बढ़ जाती। इस कारण रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है ताकि नाटो को यूक्रेन में प्रवेश से रोका जा सके। तीसरा जो कारण था वो मिन्स्क समझौते का असफल होना था। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में संघर्ष को रोकने के लिए 2014 और 15 में मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 नामक समझौते हुए थे। दोस्तों, मिन्स्क एक शहर का नाम है। इन समझौतों का उद्देश्य संघर्षों को रोकना और दोनों पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना था। लेकिन ये समझौते सफल नहीं हो सके और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में संघर्ष जारी रहा। इन समझौतों की विफलता ने रूस को यह विश्वास दिलाया कि यूक्रेन के साथ बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलेगा और इसी कारण रूस ने आक्रमण का रास्ता चुना। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं युद्ध से जुड़े कुछ गंभीर आंकड़ों की। जब तक आंकड़ों की बात करें तो यह बेहद ही भयावह रहा है। अब तक 34,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं, 11,500 मारे जा चुके हैं और जबकि 23,640 लोग घायल हैं। ये आंकड़े न सिर्फ इस युद्ध की भीषणता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि यह संघर्ष कितना लंबा और विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस युद्ध का जो विश्व पे प्रभाव पड़ा है। वो इस युद्ध का प्रभाव केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, इसका वैश्विक स्तर पर असर पड़ा है। सबसे पहला असर सप्लाई चेन क्राइसिस का था, यानी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। इस युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस दोनों ही कृषि उत्पादों और ऊर्जा संसाधनों और धातुओं के बड़े निर्यातक हैं और युद्ध के चलते इन उत्पादों की आपूर्ति में भारी कमी आई है, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा हो गई है। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में वृद्धि हो गई, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ा है। दूसरे प्रभाव की बात करें तो वो है ब्लैक सी क्राइसिस, यानी कि काला सागर में अस्थिरता। काला सागर में संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों पर भी असर पड़ा है। इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही में कमी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे भी बढ़ गए हैं, जिससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों को और भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ रुककर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो ब्लैक सी का एरिया है, अभी आपको इस वीडियो में ही मैप दिखेगा, वहाँ पे आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे रूस पूरा कंट्रोल करना चाहता है और चूँकि रूस का जो पोर्ट है, बाकी जो अदर पोर्ट हैं वो वर्ष भर चालू नहीं रहता, लेकिन ब्लैक सी वाला पोर्ट
वर्ष भर चालू रहता है। यही कारण है कि रूस इस पे पूरा कंट्रोल चाहता है। तीसरा जो प्रभाव है वो इजराइल हमास संघर्ष पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। युद्ध का अप्रत्यक्ष असर इजराइल हमास संघर्ष पर भी पड़ा है दोस्तों। यह क्षेत्र पहले से ही अस्थिर है और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने इससे और भी जटिलता जोड़ दी है। मध्य पूर्व में ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। इसके अलावा प्रभावों की बात करें तो आयात लागत में वृद्धि। भारत समेत कई देशों ने इस युद्ध के चलते आयात की लागत में भारी वृद्धि देखी है। कच्चे तेल और गैस के दामों में बढ़ोतरी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। इसी बीच OECD का जो बयान है यूरोप को लेकर, वो गौरतलब है दोस्तों। OECD ने इस युद्ध को यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक ऊर्जा संकट करार दिया है। यूरोप को इस युद्ध के कारण सप्लाई चेन ब्लॉकेज, ऊर्जा संकट, जीवन यापन की बढ़ती लागत और शरणार्थी संकट जैसी गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने यूरोप को एक ऐसे दौर में डाल दिया है जहां उसे न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं भारत पर प्रभाव की। सबसे पहला वित्तीय क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ा है, स्विफ्ट प्रणाली से रूस को हटाने के बाद जो सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका द्वारा रूस पर, उसकी बात हो रही है दोस्तों। स्विफ्ट प्रणाली उसी के तहत आता है। रूस के साथ भारत के वित्तीय लेन देन में गंभीर बाधाएं आई। इस कारण बिल भुगतान में दिक्कतें हुई और व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ा है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वो तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। दोस्तों, भारत अपनी 85% कच्चे तेल और 50% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रूस से करता है। इस आपूर्ति में व्यवधान से भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है, जिससे महंगाई और जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इसके अन्य प्रभावों में हम मान सकते हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन से आयातित अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसमें खाद्य पदार्थ, वस्तुएं और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई है। भारत की जो भूमिका है और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है दोस्तों, अब हम लोग इस पे बात करेंगे, यानी कि भारत इस युद्ध में क्या भूमिका निभा सकता है। हालिया जो मोदी जी का पहले रूस और बाद में यूक्रेन का दौरा था, उसी को संदर्भित है ये वाला सेक्शन। सबसे पहले मध्यस्थता की संभावना की बात करते हैं। भारत के लिए इस युद्ध में मध्यस्थता की एक संभावना उभर रही है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और यह दोस्ती इस कठिन समय में भी कायम रही है। दूसरा, लचीली विदेश नीति। भारत की लचीली विदेश नीति ने इस युद्ध के बीच में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद की है। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए यूक्रेन के प्रति सहानुभूति दिखाई है। यह लचीला दृष्टिकोण भारत की कूटनीति में एक नया आयाम जोड़ता है दोस्तों। भारत की जो वैश्विक छवि है वो इस समय मजबूत हुई है। गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय विदेश नीति ने इसे मानवता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। अमेरिका की भूमिका और भारत का महत्व। अमेरिका फिलहाल आंतरिक राजनीति में व्यस्त है, जिसके उसी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में कुछ कमी आई है। वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं अभी 2024 में, राष्ट्रपति, उसी में तमाम सारे मुद्दे उठ रहे हैं, दब रहे हैं। अभी वैश्विक रूप से अमेरिका शांत बना हुआ है। इस स्थिति में भारत का महत्व और भी बढ़ गया है, खासकर जब हाल ही में शांति शिखर सम्मेलन की विफलता ने, दोस्तों ये शांति शिखर सम्मेलन दावोस में आयोजित हुआ था। पीस समिट इसे बोला जाता है, दावोस पीस समिट, लेकिन ये पूरी तरीके से विफल रहा था। इसी की बात हो रही है।
खासकर जब हाल में हुई शांति शिखर सम्मेलन की विफलता ने इस क्षेत्र में नए नेतृत्व की आवश्यकता को उजागर किया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यूक्रेन यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सराहा है। इस यात्रा ने भारत के शांति प्रिय छवि को और भी मजबूत किया है और यह संकेत दिया है कि भारत आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने जब मोदी जी रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन के सामने यूक्रेन में हॉस्पिटल हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई थी। सिमिलरली जब वो यूक्रेन गए तो उन्होंने जेलेंस्की के सामने पुतिन से जो बातचीत हुई उसका भी जिक्र किया, जो भारत की शांति प्रिय आर्थिक आपसी सहयोग को पोषण करने वाली विदेश नीति की अभिव्यक्ति माना जा रहा है इसे, और भारत मुखर रूप से सामने आ रहा है। तो दोस्तों ये थी रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी और इसके कारण प्रभाव और भारत पर इसके असर और भारत की इसमें भूमिका पे हमने आज चर्चा की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करने की कोशिश की है अपने तरीके में, अपने प्रेजेंटेशन में। और अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, अभिव्यक्त कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग।